हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस मॉडल वर्ब की चर्चा करने वाले हैं वो है शुड हैव से संबंधित कुछ जानकारी अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है कि वाक्य के अंत में चाहिए था, चाहिए थी इत्यादि शब्द आएंगे। उसके पहले हो सकता है वर्ब आए, और अगर उसके पहले वर्ब ना आए तो होना चाहिए था, होनी चाहिए थी, ये शब्द दिखाई देगा लास्ट में। यानी होना चाहिए था, होनी चाहिए थी दिखे तो उसके पहले वर्ब नहीं आएगा, और चाहिए था, चाहिए थी दिखे तो उसके पहले वर्ब आएगा। ये तो पहचान हुई। इससे आप पहचान पाएंगे कि इस तरह के वाक्यों में आपको हेल्प यू के स्थान पे शुड हैव का प्रयोग करना है अगर वाक्य एक्टिव हो तो, और अगर वाक्य पैसिव हो तो शुड हैव बीन का प्रयोग करना है। अगर वाक्य एक्टिव है तो आपका फर्स्ट और थर्ड फॉर्म लगाना है, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपने हैव देखा होगा हेल्प यू के स्थान पर, वहाँ पे आपको हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है, चाहे वाक्य एक्टिव हो चाहे वाक्य पैसिव हो। तो यहाँ पे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अगर एक्टिव हो और पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये रही कुछ जानकारी। इस तरह के वाक्य पढ़कर ये लगेगा कि आप कुछ पछतावा कर रहे हैं, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई काम करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, अगर हम किसी को कहते हैं तुम्हें जाना चाहिए था, इसका मतलब वो गया नहीं, इसलिए हमने उसे कहा कि तुम्हें जाना चाहिए था, मतलब तुमने ना जाकर एक गलती की, ये पछतावा है। ठीक, तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था, यहाँ पे अगर हम किसी को कहते हैं तुम्हें काम पूरा करना चाहिए था, इसका मतलब हुआ कि हम उसको एक तरह से सलाह दे रहे हैं और उसने काम पूरा नहीं किया, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा, या जो भी रीज़न हो, कुछ भी हो, पछतावा के रूप में ये बात कही जा रही है, ये भी कहा जा सकता है। और अगर पछतावा ना भी हो रहा हो तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में चाहिए था शब्द आएगा तो आपको हेल्प यू के स्थान पर शुड हैव या शुड हैव बीन का यूज़ करना है। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज जो पहला वाक्य हम लोग डील करने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, हमें उसका कहना मानना चाहिए था। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या देखते हैं, वर्ब है मानना, कहना मानना। ये पूरा का पूरा एक शब्द है, कहना मानना। कहना मानना एक वर्ब है, क्योंकि इसमें ना अक्षर लग सकता है। आपको मालूम है, अगर पता करना होगा कोई शब्द वर्ब है कि नहीं तो उसमें ना अक्षर जोड़ के देखिए, या ना लगा हो, अर्थ भी निकलना चाहिए, उसका अर्थ निकलेगा तो समझ जाइए वो वर्ब है। तो कहना मानना एक अर्थ निकलने वाला शब्द है। इसका अर्थ निकल रहा है कि कोई कुछ बोल रहा है तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो उसका मतलब कहना मानना। तो वर्ब है तो फिर क्या खोजना होता है, ऑब्जेक्ट खोजना होता है। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसको, किसकी, किसका, किससे, क्या, ये शब्द लगा के प्रश्न करते हैं। तो किसका लगा के प्रश्न करेंगे, किसका कहना मान रहे हैं, किसका कहना मान रहे हैं। हमने कहा कि रहा है, रही है लगा के प्रश्न करिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो किसका कहना मान रहे हैं, उसका, तो उसका हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, वर्ब के पीछे कौन या किसने लगा के प्रश्न करते हैं। कौन कहना मान रहा है, हम मान रहे हैं, तो हमें मतलब हम, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट मिल गया। आप जैसा जानते हैं, अगर वाक्य में सब्जेक्ट हो और वर्ब भी हो तो वो वाक्य एक्टिव कहलाता है। अगर ये वाक्य एक्टिव हो तो इसमें हेल्प यू के स्थान पर आपको शुड हैव का यूज़ करना है। हेल्प यू मिल गया, आप ट्रांसलेशन करेंगे। ये एक सकारात्मक वाक्य है क्योंकि इसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं दिख रहा है, तो सकारात्मक वाक्य का जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करते हुए ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि वाक्य है एक्टिव, तो सब्जेक्ट हो गया हमें, तो होगा वी। नंबर 2 हेल्प यू वर्ब का पहला भाग यानी शुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग हैव। नंबर 5 वर्ब, वर्ब क्या है, कहना मानना। कहना मानने की इंग्लिश होती है ओबी, और उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा ओबेड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है उसका, हिम। वी शुड हैव ओबेड हिम। अगला वाक्य, समय नहीं बर्बाद किया जाना चाहिए था। समय नहीं बर्बाद किया जाना चाहिए था, इसमें वर्ब है बर्बाद करना। बर्बाद करना, किया लगा है, तो जिस शब्द के साथ किया शब्द लगा होता है उसी को वर्ब कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द दिख रहा है जिसको कहते हैं जा। अब जा शब्द देखिए, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्या ये भी वर्ब है क्या इस वाक्य में, तो उसका तरीका क्या है बताया गया है कि जा के पहले वाले शब्द को छुपाइए और वाक्य पढ़ लीजिए। समय नहीं बर्बाद जाना चाहिए था, क्या ये सुनने में सही लगा, नहीं लगा। अगर सुनने में सही नहीं लगा तो इसका अर्थ हुआ इस वाक्य में जा का कोई रोल नहीं है, जा कोई वर्ब नहीं है। लेकिन ये इस बात का संकेत जरूर है कि ये वाक्य पैसिव है। ठीक, तो पैसिव है तो ऑब्जेक्ट तो खोजना ही पड़ेगा। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि हमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखना क्या है। तो ऑब्जेक्ट खोजने के लिए वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे। किसको बर्बाद किया जा रहा है, फिर से बता दें, जा रहा है लगा के प्रश्न करिएगा। किसको बर्बाद किया जा रहा है, समय बर्बाद किया जा रहा है, समय हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट खोजने के लिए
कौन या किसने लगा के ब्रश करेंगे, किसने बर्बाद किया या कौन बर्बाद कर रहा है, इसका उत्तर तो मिलना ही नहीं है, क्योंकि ये वाक्य आप पहले से जान चुके हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं है, इसमें पैसिव, ये वाक्य पैसिव है, ये वाक्य एक्टिव नहीं है। तो ये वाक्य पैसिव, तो एलपीओ क्या लगेगा, शुड हैव बीन। एलपीओ मिल गया। ये भी एक सकारात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, क्योंकि ये एक्टिव है, सब्जेक्ट है समय, नहीं सॉरी, क्योंकि ये पैसिव है तो ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। पैसिव होने पे ऑब्जेक्ट इंग्लिश बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है समय, टाइम। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग, यानी एलपीओ में शुड हैव बीन। तो जब कहते हैं पहला भाग, तो यानी कहने का अर्थ होता है पहला शब्द। पहले भाग का मतलब हुआ एलपीओ का पहला शब्द, तो पहला शब्द हो गया शुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है इस वाक्य में तो नॉट लिख देंगे। नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट, सेकंड भाग यानी बचा भाग, क्या बचा रह गया, हैव बीन बचा रह गया, तो हैव बीन लिख देंगे। नंबर 6 हो गया, नंबर 4 हो गया। नंबर 5 वर्ब, वर्ब क्या है, बर्बाद करना, बर्बाद करना वेस्ट, थर्ड फॉर्म वेस्टेड। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इंग्लिश पहले ही बन चुकी है क्योंकि पैसिव है। तो इस तरह से वाक्य पूरा हुआ, टाइम शुड नॉट हैव बीन वेस्टेड। अगला वाक्य, उसे स्कूल में होना चाहिए था। यहाँ पहचान वाला शब्द है होना चाहिए था, होना चाहिए था आपका पहचान वाला शब्द है। अब होना चाहिए था पीछे क्या लिखा हुआ है, स्कूल में, स्कूल में, ये शब्द वर्ब नहीं है क्योंकि इसमें ना अक्षर जोड़ी है, स्कूल में ना, ऐसा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और इसके अलावा जो में शब्द लिखा है में, ये एक प्रीपोजिशन इसको कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे इन। तो अगर पहचान वाले शब्द के पीछे जो शब्द आया है वो वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं खोजेंगे। पहला काम सिर्फ सब्जेक्ट खोजेंगे, और सब्जेक्ट खोजने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। सब्जेक्ट खोजेंगे अगर वर्ब ना हो किस तरह से, सबसे पहले किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे, इसी स्थान पर जहाँ पे आप ये आपने देख के कहा है कि ये वर्ब नहीं है। अगर आपने गलत जगह प्रश्न किया तो गलत उत्तर मिलेगा। कभी भी पहचान वाले शब्द के पीछे लगा के कोई प्रश्न नहीं करना है, कोई भी प्रश्न पहचान वाले शब्द के पीछे लगा के नहीं करना है। पहचान वाले शब्द का मतलब जिससे आप पहचान ले रहे हैं कि कोई वाक्य टेंस किस टेंस का है या मॉडल्स में क्या लगेगा, तो उसको पहचान वाले शब्द कहते हैं। तो उन शब्दों के ठीक पीछे लगा के कभी भी कोई प्रश्न मत करिएगा सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट खोजने के लिए। तो यहाँ पे जो भी आपने शब्द देखा है स्कूल में, इसके पीछे आपको लगा के प्रश्न करना है किसके पास, तो किसके पास स्कूल में होना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर तो अटपटा लग रहा है, प्रश्न ही सुनने में अटपटा लग रहा है, उत्तर क्या मिलेगा, उत्तर तो मिलने वाला नहीं, उत्तर नहीं मिला। तो आप जानते हैं किसके पास लगा के अगर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो उस वाक्य में हैव तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, वर्ब की जगह हैव का प्रयोग नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात, इस तरह के वाक्यों में कभी भी एक्टिव का एलपीओ नहीं लगेगा। अगर किसके पास लगा के प्रश्न किया है तो तब किसका लगेगा, पैसिव का लगेगा। तो इस केस में भी यहाँ पर पैसिव का एलपीओ लगेगा, शुड हैव बीन। एलपीओ मिल गया, लेकिन आपको मालूम है जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले तो आपको सब्जेक्ट कभी मिला नहीं, तो अभी अब सब्जेक्ट खोजना बाकी है। तो सब्जेक्ट खोजने के लिए दो प्रश्न और बच जाता है, कौन या क्या चीज़ लगा के, इसी जगह लगा के प्रश्न करेंगे। कौन स्कूल में है, कौन स्कूल में होना चाहिए था, कोई ज़रूरी नहीं इस तरह से प्रश्न बने, सिंपली आप कहते हैं कौन स्कूल में है। तो जिसको कह रहे हैं उसे, वही स्कूल में है, उसे स्कूल में होना चाहिए था, तो कौन स्कूल में है। तो जिस व्यक्ति को उसे शब्द कह के संबोधित कर रहे हैं वही स्कूल में है, तो यहाँ पे उसे शब्द ही सब्जेक्ट हो गया। तो उसे शब्द सब्जेक्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ पे देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं करना है। अगर आप कौन या क्या चीज़ लगा के प्रश्न करते हैं उसके बावजूद उत्तर नहीं मिलता, तब आप सब्जेक्ट की जगह देयर लगाते। तो यहाँ तो सब्जेक्ट मिल गया, तो उससे सब्जेक्ट है। अब चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे क्योंकि ये सकारात्मक वाक्य है, तो ही सब्जेक्ट हो गया, उसे ही। नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब का पहला भाग, तो शुड पहला भाग हो गया। नंबर 3 नॉट, तो इस वाक्य में नॉट है नहीं तो नॉट छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पिंग वर्ब का बचा भाग, तो ये हैव बीन बचा भाग है, हैव बीन। फिर नंबर 5 वर्ब या हैव, या तो वर्ब है नहीं, और दूसरी बात हैव लगेगा नहीं क्योंकि किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया उत्तर मिला नहीं, तो हैव लगेगा नहीं। तो नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता नहीं है क्योंकि वर्ब नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो क्या होगा, या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द। तो पहचान वाला शब्द होना चाहिए था, उसके पीछे लिखा है स्कूल में, इन द स्कूल। He should have been in the school। अब इन स्कूल की इन द स्कूल, इसकी चर्चा अभी हम लोग कभी बाद में करेंगे। फिलहाल इन द स्कूल कहिए तब भी सही है, इन स्कूल कहिए तब भी सही है, क्योंकि ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो वहाँ पे पढ़ने के उद्देश्य से जा रहा है
पढ़ने के उद्देश्य से होना चाहिए या किसी और उद्देश्य से होना चाहिए, ये क्लियर नहीं है। इस केस में आप स्कूल शब्द के पहले द भी लगा सकते हैं, द हटा भी सकते हैं। क्लियर। अगला वाक्य, हमारे पास एक कार होनी चाहिए थी। यहाँ पहचान वाला शब्द है होनी चाहिए थी और उसके पीछे लिखा है एक कार। ये एक कार शब्द वर्ब नहीं है, क्योंकि इसमें एक ना अक्षर जोड़ के देखिएगा तो वर्ब उस शब्द को कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कारना ऐसा कोई शब्द नहीं होता। कार तो आप जानते हैं एक संज्ञा किसी वस्तु का नाम है, तो वर्ब नहीं है तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो खोजेंगे नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, अगर वर्ब ना हो तो किसके पास लगा के प्रश्न करेंगे। इसी स्थान पर किसके पास एक कार होनी चाहिए या किसके पास एक कार है, तो उत्तर मिला हमारे पास, तो हमारे हो गया आपका सब्जेक्ट। जब किसके पास लगा के प्रश्न करते उत्तर मिल जाए तो एक्टिव का हेल्प लगाते हैं, तो यहाँ पे हेल्प लगेगा शुड हैव। और दूसरा चीज क्या करते हैं, जब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग करेंगे। और ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट है हमारे पास वी। नंबर 2 हेल्प यू का पहला भाग यानी शुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्प यू का बचा भाग यानी हैव। नंबर 5 वर्ब या हैव। आपको मालूम है यहाँ पे हैव को यूज करना है वर्ब के स्थान पे। अब आप देखेंगे 2 बार हैव हो जा रहा है, एक हैव तो हेल्प यू वाला हैव है और दूसरा जो वर्ब के स्थान पे हैव लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, दूसरा वाला हैव हैड में बदल जाता है। क्यों, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले भी किया है, जब हम लोग कुड हैव पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने बताया था, देखा था। तो फिर से बता देते हैं। एक्चुअली जब आप वर्ब का यूज कर रहे हैं, वर्ब के स्थान पर हैव का यूज कर रहे हैं, तो हैव भी एक वर्ब का काम कर रहा है, यानी वर्ब के स्थान पर जब हैव लगाते हैं तो वो एक खुद वर्ब बन जाता है। तो वर्ब बन जाता है, तो आप जानते हैं शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। अगर यहाँ पे कोई वर्ब होता है तो उसका हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब के स्थान पे हैव को रखा गया है, तो हैव खुद ही अपने आप एक वर्ब है, तो इसका भी सेकंड थर्ड फॉर्म होता है। इसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है हैड, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हैव का हैड कर दिया, यही रीजन है। क्लियर है। चलिए अब ये हो गया नंबर 5। नंबर 6 ऑब्जेक्ट या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट होता नहीं क्योंकि वर्ब नहीं है, तो पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द है एक कार, तो होगा अ कार। We should have had a car। अगला वाक्य, चाय में कितनी चीनी होनी चाहिए थी। यहां पहचान वाला शब्द है होनी चाहिए थी और उसके पीछे लिखा है चीनी। तो चीनी शब्द वर्ब है नहीं, ये एक संज्ञा है, ये किसी वस्तु का नाम है, तो ये वर्ब नहीं है। अगर वर्ब नहीं तो क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट नहीं खोजना होता है। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना होता है, अगर वर्ब ना हो तो सब्जेक्ट खोजने के लिए किसके पास लगा के प्रश्न करना होता है, किस स्थान पे, उसी स्थान पे जिसको भी आपने देख के कहा वर्ब नहीं है। ठीक, तो किसके पास चीनी है, प्रश्न सिंपली बनाइए, किसके पास चीनी है। तो यहाँ पे तो कोई उत्तर मिल नहीं रहा किसके पास चीनी है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस वाक्य में वर्ब के स्थान पर हैव का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी बात, वर्ब हेल्प यू की जगह पैसिव का हेल्प यू लगेगा, एक्टिव का हेल्प यू नहीं लगेगा, यानी यहाँ पे शुड हैव बीन का यूज करना है। अब किसके पास लगा के प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिला, इसका मतलब अभी सब्जेक्ट तो मिला नहीं। ये तय हो गया कि हेल्प यू क्या लगेगा, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि सब्जेक्ट क्या है, तो फिर 2 प्रश्न करना पड़ता है, कौन या क्या चीज़ लगा के। ठीक, तो उसी स्थान पर लगा के प्रश्न करेंगे जहाँ पे किसके पास लगा के प्रश्न किया था, कौन चीनी है या क्या चीज़ चीनी है। इस प्रश्न का भी उत्तर इस वाक्य में नहीं लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पर देयर का प्रयोग होगा। जब आप वर्ब ना हो और सब्जेक्ट खोजा, आपने 4 प्रश्न किया, किसके पास, किसमें, कौन या क्या चीज़, और इन चारों प्रश्नों से प्रश्न करने पर भी, इन चारों शब्दों से भी प्रश्न करने पर भी जब आपको उत्तर ना प्राप्त हो, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए यहाँ पे इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है और सब्जेक्ट की जगह देयर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे देयर का प्रयोग होगा। चलिए अब एक प्रश्नवाचक वाक्य कितनी लिखा है, तो प्रश्नवाचक वाक्य तो प्रश्नवाचक वाले स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले लिखा है WH मतलब आप जानते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द यानी कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन सा, कौन सी, कब, कहाँ, कैसे, क्या, इन सारे शब्दों को हम लोग प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है कितनी। कितने की इंग्लिश आप जानते हैं हाउ मच या हाउ मेनी होती है। हाउ मच कब यूज़ किया जाता है, जब कितनी के बाद जो शब्द लिखा है वो अनकाउंटेबल नाउन हो, और काउंटेबल नाउन हो तो क्या करते हैं, हाउ मेनी का यूज़ करते हैं। तो पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि कितनी के बगल में जो शब्द लिखा है चीनी, ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन डिफ्रेंशिएट करने का तरीका सिंपल है कि उस शब्द की इंग्लिश पहले बनाइए, जैसे चीनी की इंग्लिश होती है शुगर। अब उसमें 2, 3, 4 जोड़ के देखिए, 2 शुगर, 3 शुगर, 4 शुगर, कोई कहता है, कभी सुना है आपने? अगर आप कह रहे हैं तो क्या सुनने में अटपटा नहीं लग रहा है? अटपटा लग रहा है, इसका मतलब हुआ कि ये शब्द जो है काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो अगर चीनी अनकाउंटेबल नाउन है तो कितनी की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच। क्लियर, तो यहाँ लिखेंगे हाउ मच।
नंबर 2, WH प्लस संज्ञा का मतलब ये हुआ कि ये जो प्रश्नवाचक शब्द आपने बनाया हाउ मच, उसके बगल में जो शब्द है वो संज्ञा है, तो उसको उसके बगल में बना दो। तो यहाँ पे इसके बगल में बना देंगे शुगर। नंबर 3, हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो आपने नोट किया शुड हैव बीन, तो पहला भाग का मतलब पहला शब्द, तो पहले शब्द हो गया शुड। नंबर 4, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या देयर, आपको मालूम है यहाँ पे देयर का यूज़ करना है सब्जेक्ट की जगह, क्योंकि जब हम लोगों ने किसके पास कौन क्या चीज़ ये सारे प्रश्न किए, कोई उत्तर नहीं मिला तो सब्जेक्ट नहीं मिला, तो इसका अर्थ हुआ कि वहाँ पे देयर का प्रयोग करना है, तो यहाँ देयर का प्रयोग करेंगे। नंबर 5, नॉट इस वाक्य में नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 6, हेल्पियो का बचा भाग, यानी बचा क्या रह गया, हैव बीन। नंबर 7, वर्ब या हैव, यहाँ वर्ब है नहीं और हैव लगेगा नहीं, क्योंकि किसके पास लगा के आपने प्रश्न किया उत्तर नहीं मिला तो हैव का प्रयोग नहीं होगा। नंबर 8, ऑब्जेक्ट की इंग्लिश इसमें बनानी नहीं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं, वर्ब ना होने पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो क्या करते हैं, या पहचान वाले शब्द के पीछे वाला शब्द, पहचान वाला शब्द होनी चाहिए थी, इसके पीछे लिखा है चीनी, चीनी की इंग्लिश आप पहले ही बना चुके हैं शुगर, तो ट्रांसलेशन पूरा हुआ। लेकिन अगर कुछ बचा रह गया तो क्या बचा रह गया, चाय में, तो उसकी इंग्लिश क्लास में लिख देंगे इन द टी। हाउ मच शुगर शुड दे हैव बीन इन द टी। अगला वाक्य, तुमने उसका चेहरा देखा होता, तुमने उसका चेहरा देखा होता। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो लास्ट में लिखा है होना, होता, यहाँ तो होना चाहिए, तो लिखा नहीं है, तो आप क्यों इस वाक्य को यहाँ पे डाल रहे हैं। तो देखिए बता दें, कुछ एक ऐसे वाक्य होते हैं जिसके वाक्य के अंत में ता आता है, और उस वाक्य को पढ़कर ये लगता है कि सामने वाला व्यक्ति जिससे बात कर रहा है उस व्यक्ति को एहसास दिलाना चाह रहा है कि उसने कुछ मिस किया, उसको उस समय उस चीज़ को देखना चाहिए था, उसको देखता तो उसको मज़ा आता, उसको कुछ खास उसमें दिखलाई पड़ता, ये बताने की कोशिश की जाती है। देखिए, तुमने उसका चेहरा देखा होता, यानी मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपका किसी से कुछ हो गया, लड़ाई हो गई, अनबन हो गई, आपने उसकी इंसल्ट कर दी और उसका मुंह उतर गया सामने वाले का, जिसकी इंसल्ट की सबके सामने। तो अब इस बात को आप अपने दोस्त के सामने वर्णित कर रहे हैं, और अब अपने आप दोस्त को बता रहे हैं कि अरे मैंने उसको तो वो सुना है कि पूछो मत, और उस समय तुमने उसका चेहरा देखा होता। क्लियर, समझ में आया? उस समय तुमने उसका चेहरा देखा होता, तो ये बताना चाह रहा है कि तुम्हें उस समय उसका चेहरा देखना चाहिए था, इसका सेंस ये निकल रहा है। लेकिन वाक्य का अंत हो रहा है ता से, तो आप कंफ्यूज मत होइए, इस तरह के वाक्य भी होते हैं। तो आपने पहली बार अगर सुना तो कई बार होगा इस तरह के वाक्य, लेकिन आपको शायद पता ना हो कि इसको ट्रांसलेट किस तरह से किया जाता है। तो आज आप ये ट्रांसलेशन भी देख लीजिए इसका। तो यहाँ पर भी शुड हैव का प्रयोग ही करना है, ठीक है। और वर्ब देखें, देखना वर्ब है, ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसको देख रहे हैं, उसका चेहरा देख रहे हैं, उसका चेहरा हो गया ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन देखा, तुमने देखा तो तुम हो गया सब्जेक्ट, तो ये एक्टिव है, तो इसमें हेल्पियो की जगह शुड हैव का यूज़ करना है, शुड हैव का यूज़ करना है। ये भी एक साधारण वाक्य है, एक्चुअली है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है लास्ट में, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सकारात्मक वाक्य, तो पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तो यू। नंबर 2, हेल्पियो का पहला भाग शुड। नंबर 3, नॉट नहीं है। नंबर 4, हेल्पियो का बचा भाग हैव। नंबर 5, वर्ब है देखना, सी, थर्ड फॉर्म सीन। नंबर 6, ऑब्जेक्ट है उसका चेहरा, हिज फेस। You should have seen his face, एक्सप्लेनेशन मार्क लगा लीजिए, you should have seen his face। तो आज हम लोगों ने should have से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को डील किया, और मैं जानता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हुआ है। जो लोग देखते हैं वीडियो रुक के पूरी तरह से, उनको फ़ायदा हो रहा है। मैं जानता हूँ मेरे वीडियो को देखने वालों की संख्या बहुत कम है, और मैं किसी तरह से आपको कन्विंस नहीं कर सकता हूँ कि मेरा वीडियो अच्छा है और आपको देखना ही चाहिए, आपकी चॉइस है। आपको देखना होगा आप देख रहे होंगे, नहीं देखना होगा नहीं देख रहे होंगे। मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने काम को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, और कोशिश कर रहा हूं। कामयाब हो तो अच्छा, ना कामयाब तो भी अच्छा, क्योंकि जो चीज़ नहीं होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। मुझे यही लगता है, भगवान की उसमें मर्जी छुपी हुई है। चलिए, तो अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो मॉडल वर्ब का प्रयोग करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, वो मॉडल वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ लोग उसको मॉडल वर्ब की श्रेणी में रखते हैं, कुछ लोग नहीं रखते हैं। वो है वुड हैव या वुड, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।